खरीदने से पहले हम क्या क्या नहीं देखते। चार्ट्स हो, प्राइस मूवमेंट्स हो, कंपनी की हिस्ट्री हो, बहुत सारी चीजें देखते हैं। लेकिन इसे आयरनी समझिए या खराब किस्मत, एक वो चीज जो शायद सबसे जरूरी है किसी भी शेयर को खरीदने से पहले जिसे देखना, वो हम देखते ही नहीं। क्या है वो एक ऐसी चीज जो किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आपको जरूर 10 बार चेक करनी है और उसके बाद ही किसी शेयर में निवेश करना है। आज हम जानेंगे उस एक चीज के बारे में। आज जो हम ये क्वालिटी डिस्कस करने वाले हैं, इसकी जरूरत आप इस बात से समझ लीजिए और ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कि जियो हो, TCS हो, HDFC हो, इन सारी कंपनीज में जो आज देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उनमें एक ये क्वालिटी है। और आज जो छोटी कंपनियां हैं लेकिन आगे जाके बड़ी होंगी, उनमें भी ये एक क्वालिटी है जो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो इसलिए कोई और शेयर बाजार का वीडियो आप मेरा देखो ना देखो, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कोडैक के कैमरे कभी खूब चला करते थे, वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। नोकिया के फोन्स हम में से हर कोई यूज करता था, कंपनी लगभग खत्म हो गई, उसके बाद उसे एक अलग कंपनी ने खरीदा। वीडियोकॉन के टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन आज से कुछ साल पहले लगभग सबके घरों में होते थे, आज वो खत्म हो गए। तो ये इतनी बड़ी स्टैब्लिश्ड कंपनियां, किंगफिशर एयरलाइंस हो, सहारा एयरलाइंस हो, कितनी सारी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिन्हें हम सोचते थे ये तो खत्म हो ही नहीं सकती, और वो अचानक से देखते ही देखते कुछ सालों में खत्म हो जाती है। इनफैक्ट 25 साल पहले देश की 30 सबसे बड़ी कंपनियां जो 25 साल पहले सेंसेक्स का हिस्सा थी, आज उनमें से 70, 75, 80% कंपनियां सेंसेक्स का हिस्सा नहीं है। यानी बड़ी से बड़ी देश की कंपनियां भी देश की शान थी, उसमें से भी 75-80% कंपनियां आज उस ऊंचाई पे नहीं है, खत्म हो गई। तो आप कितनी भी वेल नोन कंपनी ले लीजिए, आज हमें लगेगा इससे सेफ कंपनी कौन सी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कुछ सालों बाद वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, खत्म हो जाए। तो आपके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपने शेयर की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करें या मोट आइडेंटिफाई करें। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, यानी जिस देश में बाजार खुला है, कोई भी आके compete कर सकता है, वहां क्या होता है, वहां अक्सर ऐसा कुछ होता है जो जियो ने बाकी टेलीकॉम कंपनीज के साथ किया कि जिस कंपनी के पास ज्यादा पैसा है वो एकदम से बाजार में घुसता है और सारे छोटे प्लेयर्स को या तो प्राइस अंडरकट करके सस्ते में माल दे के मार्केट शेयर खा जाता है, या उसके सारे कॉम्पिटिटर्स को खरीद के एक स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन बन जाता है। तो यूजुअली कैपिटलिस्ट मार्केट में ये होता है। आप सीमेंट इंडस्ट्री में देख लीजिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री में देख लीजिए, FMCG में देख लीजिए कि HUL कैसे तेजी से छोटी छोटी FMCG कंपनीज खरीद के एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाता रहता है। तो जो बिगेस्ट प्लेयर है वो दूसरों को खाता चला जाता है। अब कोई प्लेयर बिगेस्ट बनता कैसे है, और अगर वो बनता है तो उसको मेंटेन कैसे करता है, इसी को हम कहते हैं मोट या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और इसी इंपॉर्टेंट क्वालिटी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कंपनी सबसे बड़ी ना हो, छोटी हो, लेकिन उसके पास कोई ऐसा स्ट्रेंथ है या ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिससे उसके कॉम्पिटिटर्स उस कंपनी को खा नहीं सकते। भले ही कॉम्पिटिटर्स उससे बड़े हैं, लेकिन ये जो छोटी सी कंपनी है उसने अपने आसपास इतनी मजबूत एक दीवार खड़ी की हुई है, अपने आसपास इतना मजबूत किला बनाया हुआ है कि इसे भेद पाना आसान नहीं है। तो उस किले को आइडेंटिफाई करना, उस ढाल को आइडेंटिफाई करने को ही हम कहते हैं मोट या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इस वीडियो में सीखेंगे कि मोट या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता क्या है, दूसरा इसे आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे पता करें कि आपकी कंपनी में मोट है या नहीं, और तीसरा इसे वेरीफाई कैसे करें कि जो आपको मोट लग रहा है वो सच में मोट है भी या नहीं। तो आज जो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप्स बताने जा रहा हूं, उसे प्लीज जरूर फॉलो करिएगा और ज्यादातर गलतियों से आप बच जाएंगे। तो अब मैं आपको कितने तरह के मोट होते हैं वो बताना शुरू करता हूं एग्जाम्पल्स के साथ, और अपने आप आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो पहला मोट होता है गवर्नमेंट प्रोटेक्शन का, यानी कोई ऐसी कंपनी है जिसको कंपटीशन से सरकार ने बचा के रखा हो। देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई किराना दुकान खोलते हैं तो आपके सामने एक और किराना दुकान खुल जाए, ये बिल्कुल मुमकिन है, सरकार इसमें आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं देगी। लेकिन अगर आप कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी चलाते हैं, केयर, क्रिसिल, इकरा जैसी, तो कल को उठ के कोई और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी खोल नहीं सकता, क्योंकि सरकार ने केवल 6-7 एजेंसीज को ही ये लाइसेंस दिया है पिछले कई सालों में, और इसका नया लाइसेंस मिलना लगभग नामुमकिन रहता है। जैसे इंडिया में केवल 3 या 4 सिविल एक्सप्लोजिव, यानी इंडस्ट्रीज में, माइंस में, पहाड़ों में, ये सब जगहों में यूज होने वाला एक्सप्लोजिव बनाने का लाइसेंस दिया है, बम बनाने का। तो अब कल को कोई भी इस तरह के बम बनाने की फैक्ट्री शुरू नहीं कर सकता, इसका लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल है। तो यानी गवर्नमेंट ने इन कंपनियों को कंपटीशन से बचा के रखा है। अब अगर एक ऐसा बिजनेस है
है जिसमें माल मैं बनाता हूँ, मेरे माल की डिमांड भी खूब है, तो मैं मुनाफा कमाऊंगा कि नहीं ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने नए लोग उस बिजनेस में घुस रहे हैं। जैसे बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेस होते हैं, शुरू के कुछ दिन अच्छा करते हैं। एग्जांपल ले लीजिए माइक्रोमैक्स का। इंडिया की पहली ऐसी मोबाइल कंपनी थी जो एग्रेसिवली इनोवेटिव मोबाइल फोन्स लॉन्च करती थी, लेकिन उसको देखा देखी इंटेक्स, लावा, कार्बन और ना जाने कितनी इंडियन कंपनीज और कुछ चाइनीज कंपनीज भी आ गई। तो माइक्रोमैक्स के लिए खुद को सस्टेन करना और प्रॉफिटेबल बने रहना ये नामुमकिन हो गया, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आके पहले फोन जो 10,000 में बिकते थे उसको 7,000 में देने लगे, फिर कोई और आके उसको 6,500 में देने लगा, 6,000 में देने लगा। तो ऐसे में सबकी प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन इमेजिन करिए अगर माइक्रोमैक्स फोन बना रहा है, फोन्स की डिमांड भी खूब है, लेकिन गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है कि अब कोई और फोन नहीं बना सकता, माइक्रोमैक्स ही बनाएगा, तो वो कितना कमाता। तो इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास, एक्सप्लोसिव इंडस्ट्रीज के पास, कुछ बैंक्स के पास ये एडवांटेज है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। तो जिस शेयर को आप खरीद रहे हैं खुद से पूछिए कि क्या आपकी कंपनी के पास ये एडवांटेज है। अगर है तो ये बहुत बहुत एडवांटेजियस है। अब ये एक तरह का मोट हुआ, ज़रूरी नहीं सारी कंपनियों में ये हो। तो अब हम दूसरी तरह का डिस्कस करते हैं। 6-7 तरीके के मैं मोट आज आपको बताने वाला हूँ। तो अब सेकंड मोड डिस्कस करते हैं, वो है लो कॉस्ट का। अब ये लो कॉस्ट मोड क्या होता है, इसे एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए आप अपना सीमेंट प्लांट खोलना चाहते हैं खुद का। अब सीमेंट में मेन रॉ मटेरियल होता है लाइमस्टोन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपके पास पहले से लाइमस्टोन की खुद की खदान है। तो ऐसे में आपके लिए सीमेंट बनाना आपके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले सस्ता हो जाएगा। जहां बाकी लोग 200 रुपए में अगर सीमेंट बना पा रहे हैं तो आप शायद 180 रुपए में बना पाएंगे एक बोरी, और अगर आप बना सस्ता पा रहे हैं तो आप बेच भी सस्ता पाएंगे, और ग्राहक आपकी सीमेंट की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाएंगे क्योंकि आप 20 रुपए सस्ता बेच रहे हैं। तो क्या आपकी कंपनी के पास कोई ऐसा एडवांटेज है जिससे या तो उसकी मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाती है कि जहां बाकियों को खूब एडवर्टाइजमेंट करना पड़ रहा है, खूब सेल्स फोर्स लगानी पड़ रही है अपना सामान बेचने के लिए, आपकी कंपनी के पास कोई ऐसा एडवांटेज है कि माल अपने आप बिकता है या उसका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कम है। तो क्या आपकी कंपनी के पास मार्केटिंग कॉस्ट का कोई एडवांटेज है, रॉ मटेरियल कॉस्ट का कोई एडवांटेज है, डिस्ट्रीब्यूशन का कोई एडवांटेज है? क्या कोई ऐसा एडवांटेज है जिससे आप अपना माल अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज्यादा सस्ता दे पाते हैं? तो जो भी शेयर आप लेने का सोचें, ये ढूंढे कि क्या उसके पास ऐसा कोई एडवांटेज है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, और ये एक और तरह का मोट भी है, डिस्ट्रीब्यूशन रीच। HUL का डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल लेते हैं अपन कि HUL के पास इतना बड़ा प्रोडक्ट बास्केट है कि वो कुछ सामान अपना पान दुकानों में रखवाता है, कुछ सामान जनरल स्टोर में, कुछ सामान मेडिकल स्टोर्स में भी रखवाता है। तो हर दुकान तक HUL की पहुंच है। ऐसे में अगर HUL ऑलरेडी एक किराना दुकान में 100 सामान रखवा रहा है, उनका स्टाफ, सप्लाई चेन देश की हर दुकान तक जा रही है और वहां 10, 20 या 100 प्रोडक्ट्स रखवा रही है। अब आपने मान लीजिए एक नया हैंड सैनिटाइजर लॉन्च कर दिया और आपको उसे देश भर तक पहुंचाना है। तो देश की गली गली में आपका हैंड सैनिटाइजर चाहे सबसे अच्छा हो चाहे सबसे सस्ता हो, उसे देश की गली गली तक पहुंचाना ये कितना मुश्किल काम है। वहीं अब सोचिए कि HUL ने एक हैंड सैनिटाइजर लॉन्च कर दिया। तो HUL के लिए जहां उसके 100 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी जा रहे हैं, देश की गली गली तक उनकी सप्लाई लाइन ऑलरेडी है, अपने उस न्यूली लॉन्च्ड हैंड सैनिटाइजर को HUL चाहे तो अगले हफ्ते ही देश के सारे स्टोर्स में पहुंचा देगा। तो आप अगर किसी कंपनी को खरीद रहे हैं तो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि क्या कंपटीशन के मुकाबले इस कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन रीच बेटर है। तो ये भी एक बहुत स्ट्रांग मोट है, और इससे हर प्रोडक्ट को बाजार तक पहुंचाने की कॉस्ट भी काफी कम हो जाती है। तो ये था दूसरा और तीसरा मोट, लो कॉस्ट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन रीच। तो अब बात करते हैं चौथे मोट की, और ये सबसे सिंपल भी है, ये है ब्रांड का। देखिए आपने देखा होगा कि नेस्ले का अगर हम एग्जाम्पल लें तो मैगी पहले सिर्फ नूडल्स थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे उसमें पास्ता लॉन्च कर दिया, उसमें केचप लॉन्च कर दिया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स नेस्ले अब मैगी ब्रांड के अंदर ही लॉन्च कर देता है। क्यों? क्योंकि उससे एकदम से क्रेडिबिलिटी आ जाती है। जहां yippee को कई सारे टीवी एड्स करते पड़े, कितना ज्यादा मार्केटिंग एक्सपेंडिचर करना पड़ा, फिर भी वो आज मैगी जितना स्ट्रॉन्ग ब्रांड नहीं बन पाया है। मैरिको ने भी ऐसा किया। सफोला पहले सिर्फ ऑयल था, अब उसमें ओट्स आ गए, अब काफी सारे और प्रोडक्ट्स मैरिको सफोला ब्रांड में ही ला रहा है। फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल जूसेस, कुछ मिल्क शेक्स और इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स सफोला ब्रांड के अंदर ही आ रहे हैं। तो अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो तो पहला
तो कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड करने की एक्सरसाइज काफी कम हो जाती है, ट्रस्ट बिल्ड करने का खर्चा कम हो जाता है। और दूसरा, नए प्रोडक्ट्स आप उसमें बढ़ाते चले जा सकते हैं। डेटॉल हो, पहले सिर्फ एंटीसेप्टिक लिक्विड था, हैंड वॉश आया, सैनिटाइजर आया, साबुन आया, पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट्स वो डेटॉल एक ही ब्रांड के अंदर लॉन्च करते चले जाते हैं। और हम एज अ ग्राहक जब दुकान में देखते हैं अच्छा डेटॉल का है, दे दो। वहीं अगर वो कोई न्यू ब्रांड होता तो सालों की मेहनत लग जाती। आईटीसी के साथ हम ये देखते भी हैं, बहुत एग्रेसिवली हिपी की मार्केटिंग करनी पड़ती है। बिंगो, मैड एंगल्स, सनफीस्ट, ये बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिस पे आईटीसी ने हजारों करोड़ रुपए उसे जलाने पड़े हैं इन ब्रांड्स को बिल्ड करने में। वहीं लाइफ बॉय, सफोला, डेटॉल, मैगी, ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं कि बस इनके नाम पे कुछ भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दो और उसमें से ज्यादातर प्रोडक्ट सिर्फ उस नाम के कारण हिट हो जाते हैं। तो क्या आप जिस कंपनी का शेयर खरीदने का सोच रहे हैं उसके पास एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है कि कल को वो 2 और चीजें लॉन्च करना चाहे, डाइवर्सिफाई भी करना चाहे, तो उस ब्रांड के कारण उसकी मार्केटिंग कॉस्ट और फेलियर के चांसेस दोनों कम हो जाएंगे? अगर ऐसा ब्रांड है तो कंपनी बहुत एडवांटेजियस पोजीशन में है। अब बात करते हैं 5th तरह के मोट की, जो है पेटेंट। अब ये पेटेंट खास करके आईटी कंपनीज हो, कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी हो या फार्मा कंपनीज हो, एमएनसी फार्मा कंपनीज का तो बिजनेस मॉडल ही पेटेंट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है कि कोई नए ड्रग की डिस्कवरी किया, उसको पेटेंट करा लिया। अब अगले 15-20 सालों तक कोई कॉम्पिटिटर चाह के भी उससे कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको सरकारी प्रोटेक्शन प्राप्त है कि इसके अलावा कोई और कंपनी इस प्रोडक्ट को बना ही नहीं सकती। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया इस पे ये भी है कि आपने एंड्रॉइड फोन्स को देखा होगा कि कितना भी वो बेजल लेस हो, यानी कितना ही वो कोशिश कर ले कि उनमें सिर्फ स्क्रीन ही स्क्रीन दिखे, सामने की तरफ कोई भी बॉर्डर थिक ना हो, सिर्फ स्क्रीन ही स्क्रीन हो, नीचे की तरफ सारे एंड्रॉइड फोन्स में थोड़ा सा बेजल होता ही है, थोड़ी सी बॉर्डर होती ही एंड्रॉइड फोन्स में नीचे की तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ बॉर्डर ना हो, इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है कि ग्लास कर्व हो जाए, वो एप्पल ने आईफोन 10 के समय पेटेंट करा लिया था। और इसीलिए कर्व देके सारी वायर्स को नीचे से ऐसे मोड़ दिया जाए और नीचे कुछ भी बॉर्डर ना दिखे, ये बाकी एंड्रॉइड फोन्स बनाने वाली कंपनियां चाह के भी कर नहीं सकती, क्योंकि इसका पेटेंट एप्पल के पास है। 6th मोड है नेटवर्क इफेक्ट। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूँ कि क्या व्हाट्सएप हम सब यूज क्यों करते हैं। क्या व्हाट्सएप दुनिया का बेस्ट मैसेजिंग ऐप है? उससे अच्छा कोई है ही नहीं? ऐसा जरूरी नहीं है। व्हाट्सएप को हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हर कोई व्हाट्सएप यूज कर रहा है। तो आपको पता है कि अगर आप व्हाट्सएप के बदले टेलीग्राम या वी चैट या लाइन हाइक यूज करो तो आपके सारे दोस्त या परिवार वाले उस ऐप पे आपको मिलेंगे ही नहीं। तो व्हाट्सएप सबसे सस्ता है? नहीं, सारे ऐप्स ही फ्री है। सबसे बेहतर है? शायद नहीं, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप नंबर 1 है क्योंकि उसे हर कोई यूज कर रहा है। तो फेसबुक इसी कारण इतना चलता है, इंस्टाग्राम इसी कारण इतना चलता है, गूगल प्लस कुछ साल पहले लॉन्च हुआ था फेसबुक को राइवल करने के लिए, लेकिन किसी ने गूगल प्लस यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप अगर यूज करना चाहो भी तो आपके दोस्त वहाँ है ही नहीं, और अगर आपके लोग, आपके आसपास वाले उस ऐप में नहीं है तो वो ऐप आपके लिए यूजलेस है। तो ये है नेटवर्क इफेक्ट, यानी वो कंपनी इसलिए मजबूत है क्योंकि सब लोग उसी को यूज करते हैं। तो Naukri.com भी इसीलिए मजबूत है कि सारे जॉब सीकर्स उसी को यूज करते हैं। तो जिनको जॉब देना है उनको जॉब पोस्टिंग भी वहीं करनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं। इनफैक्ट पहले टेलीकॉम कंपनीज भी ये करने की कोशिश करती थी। आजकल तो सारे कॉल्स ही फ्री हैं, लेकिन जियो के पहले अक्सर ऐसा ऑफर्स कंपनियां निकालती थी कि एयरटेल टू एयरटेल कॉल्स फ्री, आइडिया टू आइडिया कॉल्स फ्री। ऐसा क्यों? ताकि वो नेटवर्क इफेक्ट बना पाए, ताकि आप अगर एयरटेल यूज कर रहे हो तो आप अपने परिवार वालों, अपने दोस्तों को भी बोलो कि यार एयरटेल यूज कर लेना, अपने बीच कॉल्स फ्री हो जाएंगे। तो टेलीकॉम कंपनियों ने भी ये करने की कोशिश की, लेकिन जियो ने आके उसे बर्बाद कर दिया, सारे कॉल्स ही फ्री कर गए। तो ये जो नेटवर्क बनाने की कोशिश थी वो बन नहीं सका। तो कोई भी कंपनी में अगर ये नेटवर्क इफेक्ट है कि लोग इसे इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि बाकी सब यूज कर रहे हैं, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग मोड्स में से एक है। अगर आपने ये मोड वाली कंपनी को पहचान ली तो डेफिनेटली ज्यादातर चांसेस हैं कि आप बहुत पैसा कमाने वाले हैं। और आप बात करते हैं 7वें मोड की, जो है स्विचिंग कॉस्ट। इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि आप अपने बैंक में, अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है, एचडीएफसी में अकाउंट है, तो एसबीआई या एचडीएफसी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देता। आजकल सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कौन सा बैंक दे रहा है? पहले कोटक देता था 2 साल पहले तक, आजकल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दे रहा है। लेकिन अगर कोटक ने ज्यादा इंटरेस्ट दिया
तो हम सब छोड़ छाड़ के अपना बैंक अकाउंट बंद करके कोटक पे शिफ्ट नहीं हो गए। वहीं आज हर कोई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में शिफ्ट नहीं हो रहा, क्योंकि बैंक अकाउंट चेंज करना बहुत ही झंझट वाला काम है। हमको लगता है यार थोड़े ज्यादा इंटरेस्ट के लिए कौन अपना अकाउंट बदले, इतनी जगह से वो लिंक है, ईएमआई कटती है, पता नहीं क्या क्या अकाउंट से लिंक्ड है, सब फिर से शुरू करो, मुझे नहीं चाहिए थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट, मैं म्यूचुअल फंड में डाल लूंगा। तो यानी बैंक में एक बार कोई ग्राहक आ जाए तो वो जल्दी से शिफ्ट नहीं होता। पहले ऐसा था मोबाइल्स में भी, जब मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नहीं थी, कि आपने एयरटेल का नंबर ले लिया, 2-4 साल यूज कर लिया, सारे दोस्तों को बांट लिया। अब अगर एयरटेल बुरी सर्विस भी देगा तो आप शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि पोर्टेबिलिटी है नहीं और वो नंबर बटा हुआ है। तो उस कारण तब ये मोबाइल कंपनियां खूब पैसा कमाती थी। लेकिन जब से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी आई, स्विचिंग कॉस्ट नेटवर्क्स में बहुत आसान हो गई। उस कारण कंपनी इसको धड़ल्ले से अपना नेटवर्क इंप्रूव करने की मेहनत करनी पड़ी, तेजी से पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा नए टावर्स बनाने के लिए, ताकि यूजर्स शिफ्ट ना हो। जिन यूजर्स को पहले वो फॉर ग्रांटेड ले लेते थे कि एक बार फंस गए तो जाएंगे कहाँ, वो खत्म हो गया। इस कारण भी इतनी सारी टेलीकॉम कंपनियां हम देखते हैं कि खत्म हो गई, क्योंकि पोर्टेबिलिटी के कारण स्विचिंग कॉस्ट का जो मोड था वो खत्म हो गया। बहुत सारी आईटी कंपनीज भी ऐसी हैं जिनके पास ये स्विचिंग कॉस्ट वाला मोड है। आईटी कंपनी से अगर आपने करोड़ों रुपए देके एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनवाया है, आपकी पूरी टीम को ट्रेन किया है, तो अब आप हर साल उस सॉफ्टवेयर को छोड़ के किसी नए सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट नहीं हो सकते। इसी कारण यूरोपियन, अमेरिकन क्लाइंट्स से टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां सालों साल रिन्यूअल या एनुअल मेंटेनेंस फी लेती रहती हैं और तगड़ा मुनाफा कमाती रहती हैं। तो ये भी एक बहुत स्ट्रांग मोड है। नेटवर्क इफेक्ट और स्विचिंग कॉस्ट, ये दो बहुत स्ट्रांग मोड्स हैं, और अगर आप ये मोड्स वाली कंपनियां आइडेंटिफाई कर पाएं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी इन्वेस्टिंग करेंगे। तो अब आप लोगों ने ये वीडियो देखा, मुझे आपसे चाहिए कि आप मुझे कुछ एग्जांपल्स बताएं इन मोड्स के, चाहे वो ब्रांड हो, नेटवर्क इफेक्ट हो, स्विचिंग कॉस्ट हो, गवर्नमेंट रेगुलेशन हो, जितने भी मोड्स मैंने डिस्कस किए आप मुझे कमेंट करके बताइए। खास करके मुझे चाहिए कि आप मुझे बताइए कि नेटवर्क इफेक्ट वाली कंपनियां कौन सी हैं, स्विचिंग कॉस्ट वाली कंपनियां कौन सी हैं, लो कॉस्ट जिन कंपनीज के पास एडवांटेज है वो कंपनियां कौन सी हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशन से प्रोटेक्टेड कंपनियां कौन सी हैं। ये 4 मोड्स के मैं चाहता हूं कि आप एग्जांपल्स इस कमेंट सेक्शन में दीजिए, ताकि एक अच्छी कम्युनिटी बन सके, हम सब इस तरह के स्टॉक्स को डिस्कस कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें और सबको इसका फायदा मिले। और अगर आपने आज इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हर वो तरीका 52 वीक हाई लो, डेट देखना, प्रमोटर्स ईमानदार हैं कि नहीं, प्राइस का ट्रेंड कैसा है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मोड्स को आइडेंटिफाई करना सीखें। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को, ताकि इसका अगला वीडियो जो मैं कल बनाने वाला हूं, जिसमें हम मोड को वेरीफाई करना कि सच में मोड है कि नहीं, हमको लग रहा है मोड है, लेकिन उसे आप कंपनी के नंबर्स में वेरीफाई कैसे करेंगे, ये मैं आपको कल के वीडियो में सिखाऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप टिकर बाय फिनोलॉजी में जाके किसी भी कंपनी में सच में मोड है कि नहीं उसे वेरीफाई कर पाएंगे और गलती करने से बच पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियो।